स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत में। मैं हूं आपकी एंकर के खजानिया सोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदी राम के खिलाफ एक बड़ा राज उजागर हुआ है। नीट पेपर लीक मामले में भी जेल कट चुके हैं और एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में उन्हें उत्तर भारत में पेपर लीक का सबसे बड़ा गिरोह चलाने वाला सरगना बताया गया है। इस मामले में उनके साथ जेल काटने वाला व्यक्ति ने स्टिंग ऑपरेशन में राज उगल दिया। बेदी राम वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की जखनिया सीट से विधायक है और उन पर बाराबंकी में एक बड़ी जमीन घोटाले का भी आरोप है। इस घटना के बाद अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो इस मामले पर चुप्पी सर रहे हैं। अभी हम जुड़ेंगे हमारे यूपी कॉरेस्पॉन्डेंट असरार के साथ इस मामले में और जानकारी के लिए। असरार, हेलो असरार। हेलो जी, सबसे पहले असरार, क्या आप वायरल वीडियो की प्रामाणिकता और उत्पत्ति की पुष्टि कर सकते हैं जिनमें कथित तौर पर विधायक बेदी राम और नौकरी प्लेसमेंट और पेपर लीक पर चर्चा कर रहे थे? जी देखिए, पेपर लीक का जो मामला है वो अभी पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा मुद्दा निकल के सामने आ रहा है। चाहे वो नीट का हो, चाहे नेट का हो या फिर आरओ हो, तो जिस तरीके से सरकारी जो पेपर्स होते हैं उनकी पेपर लीक हो जाने के बाद लगातार जो गवर्नमेंट सरकार है वो सख्त है और नए नए कानून बना रही है। उसी बीच गाजीपुर के जखनिया से विधायक जो कि सुभाषपा से विधायक है बेदी राम, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। स्टिंग ऑपरेशन उनका किया गया है एक निजी चैनल के द्वारा, जिसमें कथित तौर पर एक युवक कह रहा है कि उसमें कई लोगों की नौकरियां लगवाई हैं। बेदी राम ने 40-40 हजार रुपए देकर के कईयों का करवाया है। तो इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद से ये 2 वीडियो वायरल हुए हैं जो सोशल मीडिया पर तहलका जिन्होंने मचा रखा है। हालांकि बेदी राम और सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, जो तमाम चीजों को लेकर के बोलते हैं, बहुत ही मुखर नेचर के हैं, मुखर स्वभाव के वो हैं। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो विपक्ष का नेता, उसके ऊपर लगातार हमलावर लेते हैं। लेकिन जब उनकी पार्टी के विधायक के बारे में पूछा गया तो वो खामोश हो गए। कई बार उनको फोन किया गया लेकिन वो इस चीज से तदारक नहीं, तो सामने नहीं आ रहे, किसी तरीके का बयान नहीं दे रहे हैं और उन दोनों ने चुप्पी साधी हुई है। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है उस पे जरूर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर स्टिंग वीडियो कैसा है। हालांकि अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि इसमें बेदी राम का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा एक हलफनामे का पन्ना वायरल हो रहा है जिसमें बेदी राम ने ये खुद एक्सेप्ट किया है, लिखा है कि उनके ऊपर एक तो नहीं बल्कि पूरे 9 मुकदमे दर्ज हैं जिनमें पेपर लीक का भी मामला है। और इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने, जो कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक जगह पे बयान ये दिया था, कहा था कि बेदी राम नौकरी लगवाने के एक्सपर्ट हैं। तो उन तमाम चीजों को जोड़ते हुए ये बात कही जा रही है कि इसमें बेदी राम का इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि इस वीडियो में जो आ रहा है वो दूसरे राज्यों में 40-40 भर्तियां कराने का दावा करते नजर आ रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में बेदी राम का एक सहयोगी है ब्रजेश गुप्ता, जो पेपर लीक गिरोह का सरगना बता रहा है बेदी राम को। हालांकि दोनों वीडियो जो है वो पहले के बताए जा रहे हैं और इस वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार कांग्रेस और चाहे विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और उन्होंने कहा है कि बेदी राम को एनडीए में क्यों रखा गया है। आखिर जो पेपर लीक मामले में संलग्न है और उसके ऊपर 9 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है जिनमें पेपर लीक भी है और योगी सरकार जी ने एक तरफ ये कानून जी असरार क्या वीडियो में लगे गए आरोपों पर विधायक बेदी राम या उनके कार्यालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया या बयान आया है अभी तक? जी फिलहाल बेदी राम की तरफ से कोई भी अभी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। उनके घर जाने की अभी प्रयास किया हमने, तो उनके घर में बाहर से ही कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। उन्होंने हमें बाहर भेज दिया और कहा कि अभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, परिवार के लोग सामने आ जा रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो एक बड़ी गहरी चुप्पी साधी हुई है बेदी राम ने भी और उनके पार्टी के जो समर्थक हैं उन लोगों ने भी, और साथ साथ ओम प्रकाश राजभर जो कि काफी मुखर व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, जो किसी भी मामले में बोलने से पीछे नहीं हटते। और आज पहली बार इस तरीके की चीज सामने आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर ने भी एक चुप्पी साधी हुई है और वीडियो को वायरल हुए 24 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये बेदी राम के लिए क्यों नहीं कुछ बोल रहे प्रकाश राजभर या उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं आ रहा है। अगर कोई तमाम मामलों में नहीं शामिल है, इन चीजों में नहीं शामिल है, तो आखिर उनकी तरफ से कोई रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चल रही है, सीबीआई की टीम को भी लगाया गया है
अब पेपर लीक का जो मुद्दा है उसमें सीबीआई ने 2000 पन्नों की रिपोर्ट दे दी है, जिसमें 80 पन्नों की एफआईआर है, जले हुए पेपर हैं, बरामद चेक है और जरूरी सबूत है। तो जो बिहार की अपराध इकाई है ईओयू, उसने अपने ऑफिस की प्रक्रिया पूरी कर ली है और सीबीआई ने धीरे धीरे शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है आरोपियों के ऊपर। और साथ ही साथ अगर शिक्षा मंत्रालय की बात करी जाए तो जो कथित गड़बड़ियां की व्यापक जांच है उसको सीबीआई को सौंपे जाने के बाद सीबीआई ने अपनी कार्रवाई को शुरू कर दिया है और कुछ राज्यों में जो अलग अलग घटनाएं वहां से लोगों को डिटेल भी करना शुरू कर दिया है। जी असरार, जैसे कि आपने हमें बताया, तो क्या उस संदर्भ के बारे में कोई अतिरिक्त विवरण या जिसमें वीडियो में ये चर्चा हुई? जी असरार। देखिए अभी जो सीबीआई है वो ईओयू ने जो आर्थिक इकाई है बिहार की यूनिट की, उसने सीबीआई को सबूत दिए हैं। उस सबूत में जले हुए नोट हैं, यूजी के कन्वेंशन पेपर हैं और साथ ही साथ नीट यूजी की बुकलेट है और रेनॉल्ट डस्टर है जिसमें झारखंड का रजिस्ट्रेशन है, एडमिट कार्ड है, सिकंदर यादवेन के पास से 2 एंड्रॉइड मोबाइल बरामद हुए हैं, पासबुक बरामद है, बैंक का ब्लैंक चेक बरामद है, साथ ही साथ आरबीएल का चेक बरामद है। तो इस तरह के कई ऐसे सबूत हैं। साथ ही साथ डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है और एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी है, केंद्रीय तिमाही का चयन पर्षद बिहार का एडमिट कार्ड है, सीएनसी का हस्ताक्षर किया हुआ चेक है। तो इस तरीके के कई जो सबूत हैं वो ईओयू ने सीबीआई को सौंप दिए हैं और उसके बिहाफ से अब सीबीआई अपनी जांच कर रही है। अभी 40 दिन की ये जांच पूरी हो चुकी है और 40 दिन में कई परतें दर परतें चीजें खुल रही हैं। और कल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें बेदी राम का नाम आ रहा है। बेदी राम एक कद्दावर नेता के साथ साथ विधायक भी हैं और सुभाषपा में एक अच्छी पहचान रखते हैं, एक बड़ा नाम है, लेकिन उनके ऊपर जब से ये आरोप लगा है तब से जो सुभाषपा के लोग हैं वो भी खामोश हैं, अध्यक्ष भी खामोश है और बेदी राम खुद खामोश है, ना कैमरे के सामने आ रहे हैं, ना मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन लोगों ने फोन भी अपना स्विच ऑफ कर दिया है। जी, वायरल वीडियो के जवाब में चुनाव आयोग के स्थानीय अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की है, यदि कोई हो? फिलहाल अभी चुनाव आयोग की तरफ से कुछ नहीं इसमें सामने आया है क्योंकि सीबीआई के पास मामला है। तो जब सीबीआई जांच करता है तो पहले सीबीआई के जांच में किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। 40 दिन की रिपोर्ट सीबीआई अभी अपनी तैयार कर चुकी है और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे परत दर परत चीजें सामने आ रही है और रिपोर्ट में इजाफा हो रहा है। अब उसमें बेदी राम का भी नाम जुड़ गया है, जांच करी जा रही है, जांच की जद में है बेदी राम इलेक्शन कमीशन की तरफ से। हालांकि अभी कोई जवाब नहीं आया है, कुछ नहीं पता चला है क्योंकि ये मामला पेपर लीक का है, इलेक्शन कमीशन से नहीं संबंधित है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक हलफनामा सामने आया है जिसमें जब नॉमिनेशन कराया जाता है तो उसमें ये मेंशन किया जाता है कि आपके ऊपर आपराधिक मुकदमे कितने हैं। उसमें बेदी राम ने ये स्पष्टता मेंशन किया हुआ है कि उसके ऊपर 9 एफआईआर दर्ज है जिसमें पेपर लीक के भी मामले हैं। और सुभाषपा के जो अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उन्होंने अपने बयान में भी कहा था कि बेदी राम एक एक्सपर्ट है नौकरी दिलाने के नाम पे और जो पेपर होता है इन सब चीजों में वो एक्सपर्ट हैं। तो उन चीजों को आपस में कनेक्ट करके ये बात निकल के आ रही है कि बेदी राम इसमें आरोपी हो सकते हैं। हालांकि अभी सारी चीजें कथित तौर पर है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अब सीबीआई जांच करेगी तो देखना होगा कि इसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है और बेदी राम के ऊपर अगर इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई। असरार, क्या पेपर लीक गिरोह के कथित मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की विश्वसनीयता के बारे में कोई जानकारी है आपके पास, जिसने मामले के संबंध में बेदी राम का नाम लिया था? जी, आप अपना सवाल रिपीट करेंगी? असरार, आपको सुनाई दे रहा है? जी आपके हाँ। जी, मैं पूछ रहा था कि क्या पेपर लीक गिरोह के कथित मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की विश्वसनीयता के बारे में कोई जानकारी है आपके पास? जी, विजेंद्र गुप्ता की अगर बात करी जाए तो वीडियो के में विजेंद्र गुप्ता और बेदी राम को पेपर लीक का सरगना बता रहा है और विजेंद्र गुप्ता के ऊपर लगातार रडार है, सीबीआई पूछताछ कर रही है और साथ ही साथ उनके कई साथियों को भी रिमांड में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ करी जा रही है जिसमें बिहार के कुछ लोग हैं, झारखंड के कुछ लोग हैं और उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोग हैं। अभी ये सब चीजों को स्पष्ट नहीं किया गया है, कुछ भी सामने नहीं आया है, लेकिन जो अंदर की बात है अगर उससे कहा जाए तो काफी की जानकारी निकल के सामने आ रही है कि बेदी राम का नाम चारों तरफ से जिन लोगों से भी पूछताछ हो रही है वो लोग ले रहे हैं। तो विधायक बेदी राम अब मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, मुश्किलों में घिरे हुए हैं। विजेंद्र दुबे जो इसका मेन मास्टरमाइंड है
वो भी बता रहा है कि बेदी राम के ही समर्थक, बेदी राम के साथ ही में उसने ये तमाम चीजें करी हैं और पेपर लीक किया है। तो ऐसे में अब आने वाला समय ही ये चीजों को क्लियर करेगा कि आखिर इन सब मामलों में किसकी गड़बड़ी है और कौन कितना शामिल है। असरार, क्या वीडियो के सामने आने के बाद बेदी राम के राजनीतिक करियर या गाजीपुर में सार्वजनिक छवि पर कोई असर पड़ा है? निश्चित रूप से पेपर लीक एक ऐसा मामला है जिससे देश के तमाम युवा जुड़े हुए हैं, सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं, सबकी जो उम्मीदें हैं उन पर पानी फिरा है। ये पेपर नहीं है, ये लोगों के भविष्य है, जो बच्चे हैं, जो तैयारी करते हैं, पूरी प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद एग्जाम देते हैं, कोई लोन लेकर के पढ़ता है, कोई किसी तरीके से पढ़ता है, कोई उधार लेकर के पढ़ता है। तो इन तमाम मुश्किल कठिनाइयों के बीच में इंसान जब प्रिपरेशन करता है और एग्जाम देता है और रिजल्ट आने के दौरान उससे पहले ही पेपर लीक हो जाता है, तो जरूर इन सब चीजों का इफेक्ट पड़ेगा। बेदी राम का जो अस्तित्व है उसके ऊपर भी पड़ेगा, बेदी राम की जो इमेज है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, और युवाओं का जो आक्रोश है वो साफ तौर से देखा जा रहा है। जगह जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। पेपर लीक सबसे अहम मुद्दा इस टाइम चल रहा है, हर जगह पर पेपर लीक है। योगी सरकार ने भी आजीवन कारावास की योजना बनाई है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है जब पेपर लीक में किसी का नाम सामने आता है। और उस बीच बेदी राम जो कि विधायक हैं, एनडीए के विधायक है, उसके ऊपर इस तरीके का आरोप लग रहा है और एक स्टिंग वीडियो भी सामने आ रहा है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अपने आप में बड़ी बात है कि एक विधायक, एक मौजूदा सरकार का विधायक और एनडीए के साथ अगर वो उसमें शामिल वीडियो में उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो जरूर उसकी छवि भी उसमें धूमिल हो रही है और उसके जो उसका जो पद है उसके ऊपर भी एक गहरा इफेक्ट इन सब तमाम चीजों पर पड़ सकता है। जी असरार, कोई और अपडेट या कोई और डिटेल्स जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? जी देखिए, एक वायरल वीडियो में एक बात है कि कोई भी परीक्षा हो आसानी से पास कर सकता, ये कैसे नजर आ रहे हैं तो भाजपा के विधायक बेदी राम का दावा है उस वीडियो में। तो जिस तरह से बेदी राम का वीडियो वायरल है उसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एक साथ कई परीक्षार्थियों को पास कराने का वो दावा कर रहे हैं। विधायक ने बातचीत में वीडियो में ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा है। तो इसमें जरूर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है उनके ऊपर कि आखिर ऐसा वीडियो कहाँ से वायरल हुआ जिसमें वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना सहित कई राज्यों में आयोजित होने वाली जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें एक साथ परीक्षाओं को पास कराने का दावा कर रहे हैं। तो ये जरूर है इसमें कि अगर ये इसमें शामिल होते हैं तो इनका तार जो है वो काफी लंबा कनेक्शन इसमें निकल के सामने आएगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा जो और राज्यों के उन्होंने नाम दिए हैं उन राज्यों में भी इनका एक रैकेट, एक नेटवर्क चल रहा होगा। तो ये जब जांच की जद पूरी होगी और वक्त बीतता जाएगा तब धीरे धीरे सारी चीजें खुलेंगी कि आखिर इसमें कितना किसका इन्वॉल्वमेंट है। तो आने वाला समय जो है वो विधायक बेदी राम के लिए बहुत कठिन होने वाला है। अभी से वो बचते हुए नजर आ रहे हैं, किसी के सामने नहीं आ रहे हैं, किसी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। आने वाला ये कठिन समय है बेदी राम के लिए। बेदी राम को अपनी तैयारी करनी चाहिए और मीडिया के सामने आकर के जो खुल करके बात रखनी चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है और उसका वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें कितनी किसकी इन्वॉल्वमेंट है और वो वीडियो का आधार क्या है। जी शुक्रिया असरार, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और डिटेल्स शेयर करने के लिए। दूसरी खबर की ओर चलते हैं। लेखपाल 2021 भारतीय परीक्षा के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन केसरबाग स्थित राज्य परिषद मुख्यालय पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे और नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने परिषद परिसर में भी प्रार्थना सभा का आयोजन किया। हम लोगों की एक्चुअली देखभाल करने से संबंधित प्रदर्शन के लिए नहीं आए हैं। हम लोगों की बस यही मांग है कि 8 तारीख को 8 जुलाई को जो हम लोगों को माननीय उच्चतम न्यायालय में केस लगा हुआ है कि हम लोगों के जिस पे केस लगा हुआ था वो उस पर तो स्टे हट चुका है, लेकिन एक नया SLP पे हमारा स्टे लग चुका है जो कि 8 जुलाई को हियरिंग होगी। तो हम लोग चाहते हैं कि ये लोग हम लोग परिषद से ये प्रार्थना करने आए हैं कि ये क्या करें कि हम लोग की जो पैरवी है वो बहुत अच्छे से करा दें और हम लोग का इसको जल्दी से जल्दी वेकेंट करा के और हमारा जो पक्ष है वो हम इफेक्टिव तरीके से
8 तारीख को जो भी हमारी सुनवाई होगी उसमें हमारा, अब क्योंकि अभी तक जितनी बार भी हमारी काउंसलिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में, हमारा पक्ष स्टैंडर्ड तरीके से जो इफेक्टिव आर्गूमेंट होते हैं उस तरह से नहीं रखा जाएगा। तो हमें यकीन है कि पक्ष हमारी ही उसमें आएगा, क्योंकि हमारा केस साफ सुथरी तरीके से हमारे आपके माध्यम से सिर्फ हम परिषद और आयोग से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हाई कोर्ट से मुक्ति दें और हमें हमारी मामला तो हाई कोर्ट से आप लोगों का क्लियर हो गया। हाई कोर्ट से क्लियर हो चुका है। 17 रहने की जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था हमें कि सारी गिरफ्तारी कैंसिल करके हमारे पास आई है, हमने उनका पालन किया। सारी नीति कैंसिल हो गई है। बस अब मामला जो है हमारे लिए उच्चतम न्यायालय में है, और जो हमारी MA जिस पर ये स्टे लगा था वो भी डिस्पोज हो गई है। लेकिन उस समय चूँकि मैंने बताया कि इफेक्टिव कार्रवाई नहीं हुई है, हमारी हियरिंग नहीं हुई है, उस हियरिंग की वजह से एक दूसरे केस में स्टे लग गया, जो कि एक तरह से अननेसेसरी है। लेकिन ठीक है, न्यायालय का ऑर्डर है तो हम माने लिए अपने मानेंगे। बस सरकार से, आपके माध्यम से सरकार, आयोग, परिषद से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो भी पैरवी है वो इफेक्टिव करवाइए तो बिल्कुल हमें चाहिए। चलो भैया, क्या कुछ पूरा मामला है जिसको लेकर आज आपको यहाँ इकट्ठा हुए हैं? देखिए, हम सभी 9 चयनित बेरोजगार लेखपाल हैं। 30 दिसंबर 2023 को सभी का रिजल्ट घोषित हो गया था। अभी हम लोग चयनित है, लेखपाल का टैग लग चुका है। अब अभी 6 महीने हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जून चल रहा है। ठीक है, तो हमारा ये था कि 23 फरवरी को, 22 फरवरी को में नियुक्ति पत्र मिलना है प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों द्वारा, चुनाव से ठीक पहले। तो 19 उसके पहले 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया जाता है। तो फिर नियुक्ति पत्र बांटना था, मेगा शो था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने या फिर शासन ने हमारे केस की पैरवी के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री तुषार मेहता जी को एडवोकेसी के लिए उतारा। हालांकि 19 फरवरी को सुनवाई थी, उस पर भी स्टे ना हट पाया। उसके बाद 19 फरवरी के बाद से आज इतने दिन हो गए, उसके बाद प्रभावी ढंग से पैरवी न हुई। उसके बाद से कोई पैरवी नहीं हुई। AOR जाते हैं नॉर्मली, जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, माफिया, भर्ती माफिया जो हैं, तरह तरह के मैटर। सोचिए, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, ये क्वेश्चन ले जाके सुप्रीम कोर्ट में फंसाए हुए रखे हैं, और ढंग से प्रभावी पैरवी नहीं हो रही है। कैसे मामला है? अब हम लोग का मेडिकल हो चुका है, तहसील डिपार्टमेंट हो चुका है, DVO, सब कुछ कंप्लीट है। और लास्ट स्टेज में ये है कि बहुत से साथी ऐसे हैं जो तहसीलों में SDM ने ऑर्डर दिया कि आप रिज़ाइन करके आई तभी हम आपकी ज्वाइन लेंगे। आजमगढ़ के जिले विद्यालय निरीक्षक मनोज मिश्रा ने भ्रष्टाचार के मामले में एक और विवाद खड़ा कर दिया। उन पर DOS पर तैनाती के दौरान उनकी जानकारी पर गलत तरीके से नियुक्ति और फर्जी भुगतान का आरोप है। ये खुला विवाद उनका खिलाफ कई गंभीर आरोपों के साथ आता है और CM योगी आदित्यनाथ द्वारा शिकायत की गई मामलों में से एक है। आरावली जिले में कई प्राचीन बवारियां मौजूद है, जिनमें से कुछ की उपेक्षा की जा रही है। हाल ही में मोदासा सहयोग छोकारी क्षेत्र में खालीकापुर बावारी को एक बिल्डर द्वारा कथित तौर पर क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसे रख रखाव के बिना खराब स्थिति में छोड़ दिया गया। इसी प्रकार मेघराज तालुका के कुनोल गांव में प्राचीन खारी बवारी भी जीर्ण अवस्था में है, जिसके ऐतिहासिक संदर्भ के 1784 का है, जिसके उल्लेख बारोद के पुष्टेक गांव जिसके आलोक पुष्टेक में किया गया है। प्रताप, मारू नाम राठौर प्रतापसिंह भवानसिंह है અને જે મેં અત્યારે કુણોલ ગામનો વતની છું। વર્ષો પહેલાં જે 1784માં એ વખત નાગર બ્રાહ્મણો આ ગામ અહીંયા રહેતા હતા અને ત્યાં આગળ આ ખાડી વાવ આવેલી છે અને ખાડી વાવની અંદર ઘણી બધું ચીજ વસ્તુઓ અંદર આવેલી છે અને એના પછી આ ગામનું નામ કુણોલ પડેલું અને મારું એવું દરખાસ્ત છે કે સરકારશ્રીને કે જે ગામની આ વાવની અંદર ખોદકામ કરે તો ઘણી બધી ચીજ વસ્તુઓ નીકળે અને એ બધી કામમાં આવે અને વાવને ખોદકામ કરવાથી સાફ થાય। બીજા નંબરમાં ઉપરની રિપેરિંગ થઈ એની બાઉન્ડરી બની જાય અને સારી રીતે એવું કરે એવું મેં સરકારશ્રીને દરખાસ્ત કરું છું। અને હનુમાનજી મંદિરની જૂની મૂર્તિ છે તે પ્રાચીન મૂર્તિ છે, તે પણ ત્યારની છે। એ
1784 વખતની જે જૂની મૂર્તિ, પ્રાચીન મૂર્તિ છે હનુમાનજી દાદાની, તે પણ અહીંયા આવેલી છે. વાવનો કોઈ પ્રસંગ વાવનો કોઈ એવો પ્રસંગ બન્યો વાવનો એવો કોઈ પ્રસંગ બ્રાહ્મણો હતા તે વખતે બાદશાહની જાણ આવી. અરે વરકન્યા અહીંથી નીકળી જતો હતો, જાન જતી હતી, ત્યારે વરકન્યા અહીંયાથી નીકળે એટલે બાદશાહે ત્યાં અહીંયા આવીને ચડાઈ કરી એટલે વરકન્યાએ બચાવ કરવા માટે આ વાવની ત્યાં વડ ઉપર ચડી ગયો એટલે એવું વડલા ઉપર અચાનક કોટા ફૂટવાથી બાદશાહ ત્યાંથી જોઈ અને ભાગી નીકળ્યો અને વરકન્યા ત્યાં બચાવ થયો અને એ જગ્યા પર વરકન્યાને બચાવ થયેલો, જાન પણ બચી ગયેલી. અને એ બધું અહીંયા 1784નો આ ઉલ્લેખ કરેલો છે. તે અમારા બારવટના ચોપડે લખાયેલો છે. તે મુજબ અમે ત્યાંથી પણ એ અમારા પુરાવા મુજબ અમે અહીંયા આ રજૂઆત કરી છે. अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी.